उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर लगातार सभी पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं और सभी पार्टियां जनता के बीच भी लगातार पहुंच रही हैं जनता का समर्थन हासिल करने को लेकर। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर वापसी की बात कर रही है। बात अगर बसपा और कांग्रेस की जाए, अपना वर्चस्व भी बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और बात जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे हैं। सवाल ये उठता कि आखिरकार 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी यहां पर बाजी मारेगी और कौन सी पार्टी का चुनावी खेल खराब होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर हमारे सहारनपुर मंडल ब्यूरो रिहान अली ने भेंट विधानसभा से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी साहब सिंह पुंडीर से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा इस पूरे चुनाव को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार न बना पाए। भारतीय जनता पार्टी देश का और पूरे विश्व का बहुत बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनाव लड़वाना चाहेगी वही चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। हर मंडल में 6 मोर्चे हैं। सबसे पहले विकास कार्य जो हो सकते हैं वो हमने करवाने का प्रयास किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ रिहान अली। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी का युवराज कौन। और आज इस कार्यक्रम की खास चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस समय उत्तर प्रदेश की नंबर 1 बेहेट विधानसभा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साहब सिंह पुंडीर जी। हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर चल रही हैं और क्या बड़े मुद्दे हैं और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और वो कौन सी बड़ी समस्या हैं जिनसे आज भी पूरा क्षेत्र जूझ रहा है। तो इन्हीं सारे सवालों पर आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे साहब सिंह पुंडीर से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थैंक यू। सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि 2022 के चुनाव में मात्र 3 से 4 महीने का समय बाकी है। तो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 भेंट विधानसभा है, आपकी पैतृक विधानसभा भी यही है और आप संभावित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो किस तरीके की तैयारियां जो है चल रही है भेंट विधानसभा में? देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में संभावित या भावी वैसा कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश का और पूरे विश्व का बहुत बड़ा संगठन है। सबसे अधिक जो हमारे सदस्य हैं वो पूरे विश्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनाव लड़वाना चाहेगी वही चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। और जहाँ तक तैयारी का बात है, तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे जोरों शोरों से चल रही है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। दूसरे पार्टी के लोग तो अभी सोच ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से चुनावी मोड में है और इस समय तो पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, इस समय भी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो आप जानते ही हैं कि हमने अपने जिले के अंदर 23 मंडल हैं और 5 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सहारनपुर महानगर में है। संगठन की दृष्टि से 23 मंडल की कमेटियां वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। हर मंडल में 6 मोर्चे हैं। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, इस तरीके से 6 मोर्चे हैं। किसान मोर्चा, 6 मोर्चे के 21 कम से कम लोग हैं। वो सारे के सारे अपने अपने विषय पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं, 24 घंटे एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। तो जिस पार्टी के इतने अनुषांगिक संगठन पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हों तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तैयारी कैसी होगी। सर, जिस तरीके से आपने कहा है कि संभावनाएं हैं पार्टी में, ये संभावनाएं तब खड़ी हो जाती है जब साहब सिंह पुंडीर जी जो है जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के बाद में फिर एक सम्मान समारोह रखते हैं
और उसमें पार्टी के सभी कद्दावर जो नेता होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम जो है भव्य वो भेंट में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 भेंट विधानसभा में सक्रियता बढ़ जाती है, जनसंपर्क बढ़ जाते हैं। तो संभावनाएं तो दिखेगी ना लोगों को कि साहब सिंह पुंडीर जी की सक्रियता बढ़ रही है, तो संभवतः प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, संभावनाएं सब जगह हैं, संभावित कोई भी हो सकता है। अब एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें ही कहा कि आप चुनाव लड़िए और हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई तो चुनाव कैसे जीतेंगे? तो चुनावी मोड में हैं, सब लोग लगे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। जो हमसे हो सकता है, जितना काम कर सकते हैं, एक एक दिन में 5-5, 6-6, 10-10 बैठ के मीटिंग कार्यकर्ताओं के काम प्रतिदिन कराते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जिले में 11 ब्लॉक हैं। मुजफ्फराबाद सबसे बड़ा ब्लॉक है और उस ब्लॉक को निर्विरोध जनता के समर्थन के द्वारा, जनता के प्यार के द्वारा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि जनता का प्यार है और उस प्यार को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले विकास कार्य जो हो सकते हैं वो हमने करवाने का प्रयास किया है। शेरपुर में शहीद उधम सिंह काम्बोज द्वार का निर्माण जारी है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और निर्माण की जो क्वालिटी है वो इस स्तर की है कि आने वाले 200-300 साल तक भी उस द्वार को कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह के तमाम जो विकास कार्य हो सकते हैं हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। साहब सिंह जी, ये बात तो हुई है मुजफ्फराबाद ब्लॉक की, क्योंकि आप उसको लीड भी कर रहे हैं और आपके गाइडेंस में काम चल रहा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 भेंट विधानसभा की बात की जाए, क्योंकि आप क्षेत्र क्षेत्र घूम रहे हैं, गांव दर गांव जा रहे हैं, तो अभी जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, आपको क्या लगता है? जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो जो परिस्थिति है इस समय, स्थिति वो क्या बनी हुई है? भारतीय जनता पार्टी सरकार निश्चित रूप से बनाएगी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार न बना पाए। मैं पूछना चाहता हूं, जो कह रहे हैं कि नहीं बनाएगी, उनसे, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं इस देश में आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां दिन दहाड़े लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार दिन दहाड़े होते थे, विभिन्न सरकारों में होते थे। आज यही उत्तर प्रदेश है ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस तरह की किसी गतिविधि में करके दिखाए। तो ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बदमाश खुलेआम नंगा नाच करते थे। आज बदमाश कहाँ है? या तो बदमाश धरती के नीचे है, या फिर ऊपर है, और या फिर प्रदेश को छोड़ के बाहर चला गया। ये कानून व्यवस्था है और जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी होती है उस प्रदेश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। आम व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जान माल प्यारी है, उसके बाद वो कुछ और सोचता है। ये वही उत्तर प्रदेश है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसका उदाहरण लोग हरियाणा पंजाब के लोग देते थे कि भाई मान लिया किसी हरियाणा के व्यक्ति की यहाँ रिश्तेदारी है, तो वो जब वहाँ से अपनी रिश्तेदारी में यूपी में आता था तो घर वाले बोलते थे कि 6 बजे शाम को उससे पहले वापस आ जाना। ये वही तो उत्तर प्रदेश है। और अब क्या होता है, अब अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं और ये भी कहते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसने अन्य राज्यों के सामने एक चुनौती पैदा कर दी। और आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 3-4 घंटे बिजली आती थी और अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 17-18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली है। साहब सिंह जी, आपको बीच में मैं इसलिए टोक रहा हूँ कि शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए, बिजली पे हम लोग बाद में आएंगे। शासन व्यवस्था में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार तो ठीक चल रही है, शासन व्यवस्था भी अच्छी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने भी अल्ताफ का मामला सुना होगा कि पुलिस की जो है वो कस्टडी में मारे गए और इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण है, तो कुछ लोग उनको भी टारगेट करते हैं जब शासन व्यवस्था की बात होती है। देखिए, गलत गलत है, सही सही है। आप जो बात कह रहे हैं कि मान लिया पुलिस प्रशासन को भी एक कतई अधिकार नहीं है कि वो गैर कानूनी काम करे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस पुलिस के अधिकारी ने भी और जिस प्रशासनिक अधिकारी ने भी अपनी सीमाओं से बाहर जाने का काम किया है उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई की है। बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जिलाधिकारी भी ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश की है और गलत काम में संलिप्त रहे हैं। पहली बार किसी
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस बात से न तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ और न हमारी पार्टी में समझता हूँ रखते हैं। गलत गलत है, सही सही है। अब अल्ताफ की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे इस विषय का पूरा जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, लेकिन आपके कहे अनुसार आप कह रहे हैं पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। यदि मारपीट से मौत हुई है, टॉर्चर से मौत हुई है, तो गलत है। उसमें ये कहा जा रहा है साहब सिंह जी कि एक पूछताछ के लिए एक लड़के को उठाया गया और जो उनके उसके माँ बाप का कथन है उसमें उन्होंने कहा कि वो रात को 8 बजे उठाया गया और उसमें जो पुलिस ने जो तथ्य दिखाए हैं कि एक वॉशरूम के अंदर एक टैंकी है, टैंकी की जो ऊंचाई है वो सिर्फ 2 फीट है, कि अल्ताफ ने इसमें आत्महत्या की है इसमें लटक करके। ऐसे तथ्य दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य रूप से अगर देखा जाए तो नहीं हो सकते। तो इस तरीके की जब शासन व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की बात आती है तो इस तरीके के सवाल भी आके सामने खड़े होते हैं। मुझे कतई नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, किसी अधिकारी की ऐसी हिम्मत हो कि वो किसी की हत्या कर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रकरण का पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो और चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का ही नेता हो, अन्य दलों की तरह हम लोग नहीं हैं, ना हमारा दल है। एकात्म मानववाद के जो सोच है उसको लेके हम लोग चलते हैं। पंक्ति में अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका कैसे विकास हो सकता है, इस विचारधारा के साथ हमारा दल चलता है। और आप सर्वे करके देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित योजनाएं वो किसी जाति धर्म को देख के नहीं चलती हैं। अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है तो वो उस व्यक्ति को भी मिला है, उस वर्ग विशेष व्यक्ति के परिवार को भी मिला है जो भारतीय जनता पार्टी को कम वोट करता है। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। जो कम वोट करता है, अगर वो पात्र है उसको भी मिला है। अगर वो पात्र नहीं है, जो हमारा वोटर है उसको भी नहीं मिला है। हम शकल देख के, जाति देख के, धर्म देख के कतई कोई भेदभाव किस तरह का नहीं करते हैं। और इस देश के अंदर समानता जिस दिन आ जाएगी, पूर्ण रूप से समानता, उस दिन समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पे काम कर रही है। भेड़ विधानसभा की बात करते हैं साहब सिंह जी। तो भेड़ विधानसभा में जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र जा रहे हैं, गांव दर गांव जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश की बेहेट विधानसभा में कौन सी बड़ी समस्याओं को आप ऑब्जर्व करते हैं जिनको लगता है कि इन पे काम होना बहुत जरूरी है? बेहट विधानसभा को मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे सुंदर विधानसभा है। पहाड़ी क्षेत्र, नदियों का उद्गम स्थल, सुंदर क्षेत्र, सुंदर हवा। लेकिन कुछ समस्याएं निश्चित रूप से अभी भी हैं और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ये इस विधानसभा का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक बार को छोड़ के कभी विधायक नहीं बना है। एक बार रानी देवलता जी बनी थी कुछ समय के लिए, वो भी पूरे 5 साल तक नहीं रही। उसके न पहले बना है न उसके बाद बना है। जब तक किसी क्षेत्र में सही जनप्रतिनिधि नहीं बनता है, तब तक उसका विकास कैसे संभव है। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, जो आपने समस्याओं की बात की है, समस्याएं हैं, जानकारी में भी हैं, उनका निदान भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें मैं आपके सामने ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये क्योंकि घाड़ क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, यहाँ पे अभी भी बहुत सारे कच्चे मकान हैं, पुराली के मकान, फूस के मकान, झोपड़ियाँ हैं। आगजनी की एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र में रहती है। हम निश्चित रूप से बेहट और मिर्ज़ापुर के बीच में कहीं भी उपयुक्त स्थान पे यहाँ एक फायर स्टेशन की ज़रूरत है। ये प्राथमिकता से इस काम को करवाया जाएगा सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए जो बंद पड़ा था खेल स्पोर्ट एकेडमी का, आपने जानकारी होगी कि यहाँ पे बनाया था, उद्घाटन हुआ था, लेकिन वो बन नहीं पाया। 15-20 साल हो गए। स्पोर्ट कॉलेज के बड़े बड़े दावे किए जाते थे जब शुरू में उसको चालू किया गया कि देखिए अब जो है वो घाट क्षेत्र के बच्चों को प्रतिभाएं निखर के सामने आएगी, लगभग हम हर खेल के अंदर अपने यहाँ की एक प्रतिभा दे पाएंगी। लेकिन आज उसको खुद प्रतिभा की जरूरत है उस कॉलेज को। नहीं, देखिए, उस समय की सरकार का जो चयन है, स्थान का चयन है, शायद वो थोड़ा जटिल है।
उसके एक साइड में नदी है, दूसरी साइड में भी ठीक से रास्ता नहीं है, फिर भी उसको संचालित करने के लिए जो बजट देना चाहिए था सरकार द्वारा वो दिया गया है। काम उस पर चल रहा है, आपको जानकारी होगी, आप पता करवा लीजिए। बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा घाट क्षेत्र के साथ साथ बेट विधानसभा के क्षेत्र के साथ साथ पूरे पश्चिम को और पूरे प्रदेश को होगा। एक चीज़ ये है, जिस तरीके से आपने जनप्रतिनिधि की बात की है कि दुर्भाग्य से जो है वो जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो विधायक है कांग्रेस के 2017 में जो समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से जो है वो उन्होंने भेट विधानसभा की सीट जीती थी, तो क्या आपको लगता है कि भेट विधानसभा के जो इस समय के विधायक हैं वो उसमें उन पर परफेक्शन नहीं है कार्यों का, या 5 साल की जो स्थिति है, कैसे देखते हैं उनके रिपोर्ट कार्ड को? ये तो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कौन सा कार्य है कि जो प्रभावित करता हो या जो किया गया हो। विधायक विधायक होता है, जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है, उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं काम करवाने के। यदि इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है तो आप विपक्ष में होते हुए बहुत सारे काम करवा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 से पहले प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में भी इतने काम हमने करवाए हैं, इतने काम करवाए हैं कि जो आज भी मिसाल है। बहुत सारे काम जो भी काम पे लग गए, बहुत सारे पार्कों का डेवलपमेंट, जो पार्क बेकार पड़े थे, जानवर घूमते थे, उनकी बाउंड्री, उनका विद्युतीकरण, वहाँ पे फ्लड लाइट लगे, जिम बने, वो तमाम तरह के काम हमने विपक्ष में भी करवाए हैं। तो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, आप कितना मेहनत से लगन से काम करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। और निश्चित रूप से मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा काम हुआ है। आप बता दीजिए कोई ऐसा काम आपको दिखाई देता हो बेहेट क्षेत्र में कि भाई ये काम हुआ है। 5 साल पूरे चले गए हैं, 5 साल में कौन सा ऐसा काम हुआ है कि जो कहने के लिए हो कि हाँ भाई ये 5 साल में ये विकास कार्य हुआ है? आप बताएं तो। वो तो दावा करते हैं कि भेट विधानसभा में हमने विकास की गंगा बहा दी, विकास पुरुष हैं, और नदियों पे और बहुत जगहों पे बहुत सारा विकास किया है, ऐसा कुछ दावा किया जाता है। देखिए, दावा करना और दावा करके उसको धरातल पे उतारने में बड़ा फर्क है। अब वो जिस दल से हैं, जिस दल के साथ में उनका गठबंधन था उस समय पे, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में उसका उद्घाटन हुआ है। किसने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। और उद्घाटन कौन कर रहा है? उससे पहले ही सांकेतिक ड्रामा किया कि भाई वो समाजवादी पार्टी ने उसका रोड मैप बनाया था। रोड मैप बनाने से, कुछ चीज सोचने से वो कार्य हो जाता है। रोड मैप नहीं, साहब सिंह जी, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसका जो विकास कार्य है और ये जो चालू हुआ था, है ना, इसको धरातल पे लाने वाला, वो समाजवादी सरकार में आ चुका था कि उस समय काम चालू हो चुका था, इसलिए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। तो अभी कार्यकाल तो उसका जो संपूर्ण जो होना था वो पूर्ण, तो वो तो अभी होना था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तो उद्घाटन वही करेंगे, ऐसा दावा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इसलिए जो है उनके समर्थकों ने ऐसा किया है। नहीं नहीं, देखिए, आपको फिर से मैं एक बात बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2016 तक थी और आनन फानन में आगरा से जो लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे बनाया था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, अनकम्प्लीट था। वो कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6-8 महीने 1 साल बीतने के बाद हुआ है। वो तभी भी इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया था जल्दबाजी में, श्रेय लेने के लिए कि भाई हमने किया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरकार ना आए, दूसरी सरकार आ जाए और फिर वो श्रेय ले ले। उनको भी एहसास था कि तुम्हारी सरकार नहीं आ रही है। तो ये इस तरह की बेमतलब की चीज़ें हैं। केवल रोड मैप कुछ आप बताइए कहाँ बना था, कहाँ कार्य प्रारंभ हुआ था, कोई बताए तो सही। कुछ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। केवल एक कोई भी चीज़ होती है, उसका प्रस्ताव बनता है, उसका एस्टिमेट बनता है, उसकी बेसिक चीज़ें होती है, वो कोई भी करेगा, जो कुर्सी पे होगा वही करेगा। अब उसको निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का काम तो उस सरकार का है जो उस समय काम कर रही है। और मैं आपको जानकारी के लिए और बता दूं, आप नज़र घुमा के देखिए, ये वही सहारनपुर है जहां यदि आप अपनी पत्नी को बैठा के सहारनपुर जा रहे हैं तो गड्ढे इतने थे कि 4 बार आपको पीछे हाथ लगा के देखना पड़ता था कि बैठी है कि गिर गई। वही तो है। आज चमाचम सड़कें हैं, रोशनी, बेहतरीन सड़कों के ऊपर रोशनी है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सहारनपुर में नहीं हैं, हम किसी बड़े शहर में हैं। दिल्ली में जब घुसते थे वहाँ ऐसा महसूस होता था। आज बिहारीगढ़ के अंदर देखिए तो सही, आज छुटमलपुर के अंदर देखिए तो सही,
आज सरसावा के अंदर चारों तरफ का जो रोड बना है उसकी भव्यता देखिए। और यही नहीं, देहरादून तक एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। जिस दिन वो बन जाएगा तो सहारनपुर की क्या पोजीशन होगी, और खास तौर पे इस बेहट विधानसभा का कितना विकास होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। और यही नहीं, सरसावा से देवला तक जो बाईपास का एक काम बहुत लंबे समय से रुका पड़ा था, उसका बजट भी आवंटित हो गया है, उस पर काम भी प्रारंभ हो गया है। बहुत जल्दी शहर के चारों तरफ का जो बाईपास का काम रुका पड़ा था वो कंप्लीट होने जा रहा है। और हमने तो ये भी सरकार से मांग की है कि देवला से माता शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी जो जिसका उद्घाटन होने वाला है, जिसका भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ होने वाला है, वो वहाँ से होते हुए उसको सीधे देहरादून एक्सप्रेसवे जो बना है उसमें जोड़ने का काम हमारी सरकार करे, और मुझे पूरी विश्वास है कि वो करेगी। एक सवाल साहब सिंह जी कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो एक बड़ा अहम सवाल है ये, क्योंकि आजकल बड़ा सुर्खियों में है और मीडिया में भी आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में सरकार में लौटी तब 41% जो है वो पूर्ण वोट पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, और उस समय जो है वो जाटव हो और जो किसान है वो उन्होंने पूर्णतः जो है पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। लेकिन अभी तीनों कृषि कानूनों को लेकर के किसान कुछ नाराज नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि धरना भी चला है, फिर महापंचायत भी हुई है, तो किसान जो है वो बड़ा कह रहे हैं कि कृषि कानून लागू कर दिए और जिससे हम लोग सहमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं मान रही है। तो क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो किसान नाराज है उनको खुश कर पाएगी, ऐसा कुछ लगता है? किसान नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है तो वो सारा का सारा विपक्ष किसान के रूप में नाराज है। ये सवाल इसलिए उठता है, ये सवाल साहब सिंह जी मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ, ये सवाल इसलिए उठता है कि उसी आंदोलन के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर, किसान महापंचायतों के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014-2017 में खुद वोट दिया था, ऐसा भी दावा किया जाता है उन्हीं उसी किसान आंदोलन में। देखिए, राजनीति है और राजनीति में क्या होता है ये आप भी जानते हैं। आप मुझे बताइए, यदि ये किसान आंदोलन केवल है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, किसान यूनियन, ये सारे के सारे लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? सारे के सारे लोग तो इसको मूवमेंट को चला रहे हैं। और यही नहीं, विदेशों से फंडिंग भी इस मूवमेंट को चलाने के लिए होती है। किसान का तो एक चोला पहन रखा है ये दिखाने के लिए कि देखिए साहब, इस देश के अंदर किसान कितना परेशान है। किसान के पास समय है कि वो अपनी फसल छोड़ के, घर बार छोड़ के वो वहाँ दिल्ली में जाके बैठे। और जहाँ तक आप कृषि कानून की बात कर रहे हैं, कृषि कानून में गलत क्या है वो तो बताएं आप। अब मुझे पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। आप कहेंगे साहब वो एमएसपी नहीं लागू कर रहे हैं। कौन कह रहा है एमएसपी नहीं लागू कर रहे हैं? उसका किसने कहा उसका MSP नहीं लागू मैं कर रहे ये हैं? पूछने वाला था आपको, अगर एमएसपी वो नहीं लागू कर रहे हैं तो इस समय जो धान करेगा जो काम चला है और उस पे बहुत सारे किसानों ने कहा है कि साहब जो है वो हमारी ट्रॉलियां मंडी में लग रही है और हमें मजबूरन 1500 में 1600 में बेचना पड़ रहा है, कि अगर एमएसपी होती तो हम कहीं भी ले जा करके उसको बेच देते थे। नहीं, आपको धान को तो कोई रोक नहीं रहा है, कहीं भी ले जाइए आप उसको, कहीं भी बेच सकते हैं आप उसको। जो बेसिक समस्या है इस देश की, उसके ऊपर हमें चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। एमएसपी समाधान नहीं है, न एमएसपी समस्या है। एमएसपी के लिए तो किसी ने कभी मना ही नहीं किया है। और देखो, भंडारण की एक बड़ी समस्या है देश के अंदर अभी भी। भंडारण प्रॉपर हो जाए तो सारा सिस्टम ठीक हो जाए। उसके लिए सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं कि भाई कोई प्राइवेट सेक्टर भी या किसानों का समूह बना के, एफपीओ बना के अपनी मंडी खोलना चाहे, अपना भंडारण करना चाहे, वो कर सकता है। उसको सरकार 50% तक, उससे भी अधिक तक अनुदान भी देती है। तो जो बेसिक समस्या है उसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा है, केवल हल्ला मचा रहे हैं साहब, एमएसपी लागू नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में धान खरीदते हैं, आपको धान खरीदने के बाद उसका स्टोर का तो प्रबंध करना पड़ेगा। तो और स्टोर के प्रबंध करने के लिए समय लगता है। देखिए, एक सिस्टम है, उसको हरियाणा में या पंजाब में मंडियां एक दिन में विकसित नहीं हुई, समय लगा है। मंडियां बनी है, उनके पास स्टोरेज भी है, वहाँ धान क्रशिंग के शेलर भी हैं। अब उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जनपद में मैं हूँ, केवल 4 यहाँ पे राइस शेलर हैं और उत्पादन यहाँ 100 से अधिक, मेरे ख्याल 100 यदि राइस शेलर होंगे तब भी वो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान खोजने की ज़रूरत है। और हमारी सरकार इसी कृषि कानून के तहत,
इसमें प्रावधान है कि आप एफपीओ बनाओ, एफपीओ बना के आप इंटरेस्ट बिना ब्याज के आपको लोन दे रही है सरकार कि आप बड़े बड़े गोदाम बनाइए, स्टोर कीजिए, स्टोर करके आप अपना शेलर भी लगाइए, शेलर को भी आपको छूट दे रही है, आपको 50% के आसपास उसमें भी छूट है। आप शेलर क्रश करके इसको धान को कूट के उसके बाद आप खुले बाजार में कहीं भी बेच सकते हैं। ये तमाम दिक्कतें जो हैं इसको ठीक होने में देखिए समय लगेगा। और देखो हल्ला मचाना और जिसको मचाना है वो तो मचाएगा ही, इसमें किसान मुझे लगता नहीं जी, कहीं जी, है। जी, जी। इन सारी समस्याओं के बीच साहब सिंह जी आपको एक सवाल व्यक्तिगत कि अगर भारतीय जनता पार्टी साहब सिंह पुंडीर जी को बेहेट विधानसभा से टिकट देती है, मौका देती है जनता की सेवा करने का, चुनाव लड़ने का, तो साहब सिंह पुंडीर जी की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 बेहेट विधानसभा में? क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि भव्य विधानसभा है, ठीक है, माता शाकुंभरी देवी का मंदिर है, रायपुर की दरगाह है, पहाड़ों का संगम है, ठीक है, ठंडी हवाएं हैं, प्योरिटी है। इन सारी चीज़ों के बीच क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी साहब सिंह पुंडीर जी को टिकट देती है और वो जो है जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी साहब सिंह पुंडीर जी? ये मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, और मैंने पहले भी कहा है कि ये इससे सुंदर विधानसभा पूरे प्रदेश में नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। इस विधानसभा का हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर वोटर प्रसन्न रहे, खुश रहे, उसकी मूलभूत समस्याएं बिल्कुल ना रहें, वो खुशी खुशी अपने काम में लगे, उसको रोजगार मिलता रहे, उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। विश्वविद्यालय बन ही रहा है, यहाँ से कितना दूर है, 10-12 किलोमीटर मुश्किल से है। इस क्षेत्र में भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि राजकीय महाविद्यालय, कहीं ना कहीं एक महाविद्यालय का निर्माण कहीं सरौली के आसपास या फिर मिर्ज़ापुर के आसपास, उसकी आवश्यकता है। और जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वो मदरसा हुआ या फिर कुछ भी हुआ, मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि उनमें तकनीकी शिक्षा भी, ताकि वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा ग्रहण करके उनको भी रोजगार मिले। जिस देश की या क्षेत्र की जनता शिक्षित होती है, वहाँ आती समस्याएं तो स्वयं ही दूर हो जाती है। तो मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि उदाहरण प्रस्तुत करें कि बेहेट में यदि मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से पूरा विश्वस्त हूँ कि उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाएंगे कि ऐसा भी होता है, ऐसा काम करेंगे कि जो अभी तक इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ, लोग उसका उदाहरण दें। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी व्यवस्था करनी पड़े, चाहे सरकार किसी की भी हो, कुछ भी व्यवस्था हो, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि अ, ऐसा करें कि जो कभी नहीं हुआ है। एक आखिरी सवाल और फिर उसके बाद इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं इमरान मसूद, और उनका आपने एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, वो कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव हैं और कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए समाजवादी ही सक्षम है। क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है? देखिए, आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव में जब गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस। कांग्रेस का, गठबंधन के बावजूद भी हमने कितनी सीटें जीती? दोनों का गठबंधन था ना। और उससे पहले आप जाइए 2017 में, जब गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, उसके बावजूद भी हम लोगों ने कितनी सीटें जीती? ये सारे इकट्ठे भी हो जाएंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही बात हमारे जिनकी आप बात कर रहे हैं, भाई वो उनको अपना भविष्य देखना है, कहाँ जाना है। पूरे देश के अंदर 7 सीटें हैं कांग्रेस के पास, 7 हैं या 5 हैं, और उन 5 में से 2 सीटें सहारनपुर में हैं। तो वो अपनी आ, जो वोटर है उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। उनको पता है कि कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, समाजवादी पार्टी के पास फिर भी तुलनात्मक रूप से अच्छा वोट बैंक है। और मैं अपनी, आप कह रहे हैं कि आखिरी बात आपसे पूछ रहे हैं, एक बात आपको कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व आज की तारीख में बहुत कमज़ोर हो गया है। बहुजन समाज पार्टी का जो बड़ा एक वोट बैंक हमारा दलित समाज है, भाई बहन हैं, वो आज
इस स्थिति में हैं कि वो सोच रहे हैं क्या किया जाए। तो सारा का सारा वोट बैंक, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के अपने आप को राष्ट्र हित में और देश हित में और विकास के मुख्य जो धारा है उसमें शामिल होके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और पुनः हम 325 से अधिक सीटें जीत के पुनः सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहब सिंह पुंडीर जी, और जिन्होंने आपको बताया है कि क्या कुछ पॉलिसी और प्लानिंग है 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर के, क्योंकि बेहेट विधानसभा जो है वो बहुत मायने खेज एक विधानसभा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा मानी जाती है। यहीं से जो है वो शुरू किया जाता है और पहाड़ी इलाका है, माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, रायपुर की दरगाह है, फल पट्टी है, फलों और वनों के से बहुत मानी जाती है और प्रसिद्धि है प्रदेश और देश के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अपनी फायर ब्रिगेड की समस्या से और नदियों के उफान से जो कनेक्शन कट जाता है गांव का, उनकी समस्या से, और चिकित्सा में जो हॉस्पिटलों की, सब सेंटरों की जो हालत है उसकी समस्या से, और जो व्हीकल की समस्या है वो उनसे आज भी जूझ रही है। तो हमेशा से ये चुनाव के दौर में ये सवाल खड़े होते हैं और ना जाने फिर चुनाव के बाद दब के रह जाते हैं। लेकिन जैसा आपने सुना है साहब सिंह जी को, उनकी क्या पॉलिसी और प्लानिंग अगर मौका देती है जनता या पार्टी, तो उनकी क्या पॉलिसी और प्लानिंग 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के रहेगी और क्या उनके विकास कार्य रहेंगे अगर उनको मौका दिया जाता है। तो आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा खास कार्यक्रम यूपी का युवराज कौन चलता रहेगा जब तक चुनाव होकर के स्थिति साफ नहीं हो जाएगी। अपने सहयोगी नवाब के साथ नेशन 24 न्यूज़ पर मैं रिहान अली, जय हिंद।